फिर मैंने बालकों के लिए भूगोल का एक वाचनालय बनाने का विचार किया, पर वैसी सुंदर प्रवासों की पुस्तकें मुझे अपनी भाषा में नहीं मिली। जो मिली वे उन्हें पढ़ने को दी और कहा, पुस्तकें पढ़ते जाओ और नक्शे देखते चलो। आदमी कहाँ से कहाँ जाता है यह देखो और उसके साथ घूमो। प्रवास के ग्रंथ विद्यार्थियों को पढ़ने अच्छे लगते हैं। दो एक छात्रों को काठियावाड़ सर्व संग्रह में बड़ा मज़ा आया। वे नक्शे में से एक गांव चुनते और उसका विवरण सर्व संग्रह में पढ़ते। इस प्रकार वे कितने ही जाने अनजाने गांवों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते। रविशंकर रावल के चित्रों ने अहमदाबाद का अच्छा खासा परिचय कराया। प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल के वैसे चित्र एल्बम होते तो अच्छा होता। एक दिन रविशंकर रावल आए। उनके पास मद्रास के दृश्यों की एक फिल्म थी। वह मैंने बालकों को दिखाई। सिनेमा नुकसान करता है, पर दूसरी तरफ शिक्षण के अनमोल साधन के रूप में वह सेवा प्रदान करता है। दूर दूर के दृश्यों को हूबहू बताने से बालकों की भौगोलिक रुचि बढ़ने लगती है। सीजर सिगरेट की ताश मेरे हाथ लगी थी। उसमें देश देशांतर के लोगों के चित्र थे। वे चित्र मैंने बालकों के सामने देखने को रख दिए। मेरा उद्देश्य उनको पूरे विश्व का ज्ञान कराना नहीं था। न ऐसी इच्छा थी कि उनको वह सब याद रहे। मात्र उनको यह ज्ञान हो जाए कि दुनिया इतनी विशाल है, उसमें दर्शनीय बहुत है और उन्हें देखने के साधन ये हैं बस। एक और खेल भी शुरू किया। नाम रखा, आओ हम यात्रा को निकलें। भावनगर से अहमदाबाद, द्वारका, बम्बई, हिमालय, विलायत यूँ घूमने निकलते। तब कैसे रवाना होना, किन किन गाड़ियों में बैठना, कहाँ कहाँ गाड़ी बदलनी, क्या क्या देखने जाना है, कितने दिनों में कितना प्रवास होगा, किन किन से मिलना है, क्या क्या खरीदना है, इन बातों पर विचार करते। खर्चे का सही सही अंदाज़ा लगाते और शहरों की गाइडें देखकर प्रवास में दर्शनीय स्थल नोट कर लेते और भूगोल में वर्णित वस्तुएं पढ़कर जो खरीदना हो उसे तय कर लेते, मानो सचमुच यात्रा पर ही निकले हों। इस तरह सारी बातों का अध्ययन करते। यह अध्ययन भूगोल समझने की विधि के एक उदाहरण के तौर पर मैं कराता, बाकी बातें विद्यार्थियों पर छोड़ देता। कई बार नक्शे पर यह खोज निकालते कि दियासलाई की पेटी कहाँ से आई है। कई बार यहाँ की उगी हुई रुई विलायत किस रास्ते से जाती है, यह जानने के लिए कल्पना में रुई की गांठ पर बैठकर चलते। कभी बाजार में घूमने जाते और एक दुकान में कौन कौन से देश और गांव आ बैठे हैं इसका पता लगाते। कभी नदियों के नामों की तो कभी पर्वतों के नामों की, कभी देशों के तो कभी शहरों के नामों की। इस तरह भौगोलिक वस्तुओं की और भौगोलिक स्थलों के नामों की अंताक्षरी करते। चित्रकला में विद्यार्थी पेड़ के चित्र की तरह नक्शे चित्रित करने में रुचि लेते और अपने बनाए हुए नक्शों में अपने देखे, पढ़े, सुने हुए
गांव, नदियां और पहाड़ चित्रित करते। साथ ही और अधिक सूचनाएं भरने के लिए भूगोल की पुस्तक पढ़ते कि नए गांव कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। इस तरह हमारा भूगोल का शिक्षण चलता था। मेरे साथी अध्यापकों ने एक दिन मुझसे कहा, भाई साहब, आप ये जो पढ़ाते हो उसे यदि हम पढ़ाना भी चाहें तो इतने सारे तथ्य कहाँ से इकट्ठा करें। इस तरह हमें भूगोल की बातें करना नहीं आता। मैंने कहा, भाई यह भी आ जाएगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम में थोड़ा उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह है तो सब कुछ संभव है। वार्षिक परीक्षा का समय पास आ रहा था। मैं अपने काम का हिसाब लगाने बैठा था। गणित विषय के शिक्षण के बारे में मैं सोच रहा था। आज तक मैंने गणित को हाथ में न लिया हो ऐसी बात नहीं थी, पर इसकी चर्चा करने का मन आज हो रहा है। जब मैंने यह जानने के लिए कि मेरे विद्यार्थी गणित में कितना कुछ जानते हैं, पिछली अभ्यास माला से सवाल लिखाए, तो मैंने देखा कि सवाल उन्हें आते हैं। पहले तो मुझे लगा कि इस विषय में ये सब पक्के हैं और यह अच्छा ही है कि जिस विषय में मैं कुछ विशेष नया नहीं कर सकता उसमें सब विद्यार्थी ठीक ठाक हैं। परंतु जब मैंने धीरे से विद्यार्थियों को सवाल के पीछे निहित तर्क पूछा, उसे करने की विधि का कारण पूछा, तो मुझे अंधकार मालूम पड़ा। मुझे लगा कि विद्यार्थियों को जोड़, बाकी, गुणा आदि सब आते हैं, लेकिन उनका ज्ञान रटंत विद्या पर आधारित और यांत्रिक है। मैं सोचने लगा कि इसका क्या किया जाए। मुझे बेचैनी होने लगी। अव्वल तो गणित विषय मुझे उतना प्रिय नहीं था। फिर इसके शिक्षण में होने वाले दोषों को मैं समझता था, पर उन्हें दूर कैसे किया जाए इसकी खोज मैंने नहीं की थी। ऐसे समय मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह एक मुश्किल सवाल मेरे सामने था। मैं बड़े साहब के पास गया और साफ कहा, साहब, इस गणित विषय में मैं विद्यार्थियों को कुछ नया नहीं बता पाऊंगा। हाँ, लड़कों को अच्छी तरह समझाकर उन्हें पढ़ा दूंगा और पाठ्यक्रम पूरा करा दूंगा। बड़े साहब ने कहा, ऐसा क्यों? क्या इसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं? मैं बोला, जी हाँ है, पर वह सुधार ठेठ बुनियाद से शुरू होना चाहिए। बालकों को गिनती सिखाते समय से ही उनको उचित पद्धति दी जानी चाहिए। गणित ऐसा विषय है कि जो एक बार तर्क से मन में नहीं ठसा तो फिर विद्यार्थी हमेशा के लिए पंगु बना रहता है। बड़े साहब, पर तुम विद्यार्थियों को पहले से ही शुरू करके गणित क्यों न पढ़ाओ? मैंने कहा, पर इसके लिए समय कहाँ है? मान ले समय हो, तब भी इन विद्यार्थियों को रास्ते पर लाना मुश्किल है, क्योंकि यंत्रवत काम करने की इनकी आदत पड़ चुकी है और ये गणित में कारण पूछे बिना गणना किए जाते हैं। बड़े साहब ने पूछा, लेकिन तब इन लड़कों की गणित? मैं बोला, वैसे तो मैं यथासंभव सब ठीक करूँगा, पर मुझे इतना ही कहना है
कि इस विषय में जो नए प्रयोग किए जाने संभव हैं वे मैं करके नहीं बता सकूँगा। बड़े साहब ने पूछा, मान लो कि मैं तुम्हें पहली कक्षा सौंपूं, तो क्या तुम उस पर कुछ प्रयोग करोगे या नहीं? मैंने कहा, उम्मीद तो रखता हूँ कि गणित का प्रयोग मैं 1-2 की गिनती से करूँ, तभी मैं कह सकूँगा कि यह विधि उपयोगी है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथी शिक्षकों को गणित में कुछ न कुछ नई पद्धति लागू करने का शौक है। यदि अगले वर्ष मुझे प्रयोग करने का सौभाग्य मिलेगा तो चंद्रशेखर और मैं इस विषय में प्रयोग करेंगे। मेरा विचार है कि मोंटेसरी की गणित पद्धति अच्छी है, वह स्वाभाविक है। मैंने उसका अध्ययन किया है पर पूरी तरह से तजुर्बा नहीं किया। बड़े साहब बोले, क्या तुम अगले वर्ष यहाँ डिप्टी का अध्यापन मंदिर में शिक्षक का और गणित विषय में प्रयोगकर्ता का स्थान लोगे? मैंने कहा, जी, सो तो हरी इच्छा, परंतु इस बार के लिए तो मेरी मांग है कि गणित विषय में मैं कुछ खास नया करके नहीं बता सकूँगा।